प्रार्थना करता हूं। हम लोग आधुनिकवाद की कक्षा में हैं और आधुनिकवाद की कक्षा की कड़ी में स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश करने से पहले एक बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय को देख रहे हैं और जिसे हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं। आपकी परीक्षा में या ऑफिसर ग्रेड की परीक्षा में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित सबसे ज्यादा प्रश्न जो 90% टाइम पूछे गए हैं प्रश्नों की प्रवृत्ति के आधार पे, वो है ब्रह्म समाज और आर्य समाज और स्वामी विवेकानंद। ये तीन ऐसे व्यक्तित्व, मतलब राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के प्रमुख हस्ताक्षर। इस तीन को सबसे ज्यादा समझना है और जानना है। इन तीनों के व्यक्तित्व और कृतित्व, इसको भी समझेंगे। कृतित्व में जो इनका योगदान रहा, यद्यपि हम गोविंद रानाडे को भी ध्यान रखें, हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर पे भी ध्यान रखेंगे, हम सत्य शोधक समाज के ज्योतिबा फूले पर भी ध्यान रखेंगे, हम आत्मसम्मान आंदोलन के नायकर पे भी ध्यान रखेंगे, हम जस्टिस आंदोलन के त्यागराज पर भी ध्यान रखेंगे, हम भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले पर भी आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम महिला आर्य समाज की संस्थापिका रमाबाई रानाडे की भी चर्चा करेंगे। मतलब साफ है कि इस कक्षा में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखेंगे कि आखिर क्या कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जिसके कारण 19वीं सदी में तीसरे दशक में भारत में पुनर्जागरण या सामाजिक धार्मिक व्यवस्था में परिवर्तन की अंगराई शुरू हुई। ऐसे कौन से फैक्टर थे, थोड़ा सा उसको देखेंगे, क्योंकि आपकी जानकारी में रहनी चाहिए कि विश्व के स्तर पे यदि हम पुनर्जागरण को देखें तो सबसे पहले इटली के फ्लोरेंस नगर से इसकी शुरुआत होती है 15वीं सदी में, जबकि हम लोग के यहाँ 19वीं सदी के तीसरे दशक से शुरू हुई। लगभग 400 साल के बाद हमारे यहाँ पुनर्जागरण की व्यवस्था, पुनर्जागरण की अवधारणा, पुनर्जागरण के भाव, पुनर्जागरण के व्यवहार, इन सबको हमने सामने देखा कि जब अपनी परंपरागत रूढ़िवादी प्रथाओं के विरुद्ध हमने आवाज उठाई। हालांकि इसकी संख्या बहुत कम थी, स्वाभाविक भी था कि क्योंकि इसका सीधा संबंध था आधुनिक शिक्षा से, प्रगतिशील शिक्षा से, और इस समय तक बहुत कम लोगों को ही आधुनिक और प्रगतिशील शिक्षा की प्राप्ति हो सकी थी। तो स्वाभाविक है कि बहुत कम तबका ही, कम संख्या में ही जो क्लास था, जिसको हम मिडिल क्लास कहें, उसने इसमें हिस्सा लिया। और यह व्यवस्था शहरों तक ही केंद्रित रही, क्योंकि जो भी शिक्षा की अवधारणा का शिक्षा का विकास हुआ वो शहरों में ही हुआ। और शहर का मिडिल क्लास, पहले मिडिल क्लास समाज का नेतृत्व करता था। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे लोग, विभिन्न स्तरों पे अधिकारी। आपके जानकारी में है कि सत्येंद्र नाथ टैगोर से लेकर सुरेंद्र नाथ बनर्जी से लेकर सुभाष चंद्र बनर्जी तक, सुभाष चंद्र बोस तक सभी आईसीएस ऑफिसर थे और सभी ने अपने अपने पद से इस्तीफा देकर, सत्येंद्र नाथ टैगोर ने इस्तीफा नहीं दिया था, अन्य सभी ने अपने पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया। और राष्ट्रीय आंदोलन में वो राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका भी अदा की। तो स्पष्ट है कि ये जो तबका था वो पहले समाज को नेतृत्व करता था, और आज का हमारा मध्यम वर्ग का तबका जो है वो विभिन्न तरह के आकंठों में डूबा हुआ है। ये नहीं कि यदि वो आगे बढ़ा है तो समाज के अन्य लोगों को भी हम आगे बढ़ाने की दिशा में अपने स्तर से कोई सार्थक और सकारात्मक प्रयास करें। तो इस तरह की प्रवृत्ति बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नगण्य है, लेकिन प्रवृत्ति बहुत कम है। पहले अधिकांश लोग समाज सुधार आंदोलन से जुड़ते थे, धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़ते थे। आज बहुत कम लोग
अब तो राजनीति में भी मतदान देना जो उनका संवैधानिक अधिकार है उस दिशा में भी बढ़ते नहीं है और जाते नहीं है। बहुत सारे हमारे मित्रगण हैं कि जो घर में बैठे रहे हैं, लेकिन घर से 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूरी पे मतदान केंद्र था तो कौन जाए। मैंने हालांकि बहुत फटकार लगाई, बहुत ही बेइज्जती किया कि आप जैसे लोग ही ड्राइंग रूम में बैठ करके इंडियन डेमोक्रेसी के भविष्य पर चिंता व्यक्त करते हैं। ठीक है, हमसे सीखिए कि मैंने उक्त तिथि को अवकाश लिया और 150 किलोमीटर की यात्रा मैंने पूरी की और मतदान की प्रक्रिया में अपनी हिस्सेदारी निभाई। आप तो दरभंगा में बैठे हुए थे, सिर्फ आपको 2 किलोमीटर जाना था, मैं तो 150 किलोमीटर से चल कर आया था, यही देखा जाए तो। क्योंकि उस दिन सार्वजनिक अवकाश लेना, सोमवार या कोई तिथि था तो सार्वजनिक अवकाश लेना आवश्यक था। तो इस मत का अधिकार बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है और उसका उपयोग करना चाहिए। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जो मैंने अभी आपको बताया, हमने तो अपने बच्चों को छुट्टियां भी दी थी, सार्वजनिक अवकाश दिया था, यहां भी सार्वजनिक अवकाश दिया था कि उस दिन जाकर के आप मतदान करें। ठीक है कि नहीं? खैर, मूल में आइए। तो इन्हीं बिंदुओं की चर्चा हम आज की कक्षा में करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं सबसे पहले। ओ बाप, इतना भयंकर तरीके से देखता है कि हम तो बेहोश हो जाएंगे किसी दिन। तो लिखिएगा, आधुनिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा आधुनिक शिक्षा तर्कवाद, तर्कवाद, आधुनिक शिक्षा तर्कवाद एवं बुद्धिवाद, बुद्धिवाद, मानवतावाद, 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 मानवतावाद और मध्यम वर्ग के उदय, मध्यम वर्ग के उदय, मध्यम वर्ग के उदय इत्यादि के पृष्ठभूमि में, इत्यादि के पृष्ठभूमि में 18वीं सदी के तीसरे दशक में बंगाल से, 18वीं सदी के तीसरे दशक में बंगाल से, 18वीं सदी के तीसरे दशक में बंगाल से, 18वीं सदी के तीसरे दशक में बंगाल से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का जन्म आधुनिक पुनर्जागरण के पिता, आधुनिक पुनर्जागरण के पिता, आधुनिक पुनर्जागरण के पिता, आधुनिक राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक राष्ट्रवाद के जनक, कितना उपमा है इसके साथ, आधुनिक राष्ट्रवाद के जनक, प्रथम आधुनिक पुरुष, प्रथम आधुनिक पुरुष, प्रथम आधुनिक पुरुष, अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि प्रदान करने वाला, कॉमा कॉमा करके लिखेंगे, अभी हम पर्दा पे ला रहे हैं। जिस शख्सियत को मैं पर्दा पे लाना जा रहा हूं उसके पहले इतने सारे उपमा हैं और हर क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है कि राष्ट्रवाद का, आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक किसको कहते हैं? तो राजा राम मोहन है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कौन है? राजा राम मोहन है।
भारतीय राष्ट्रवाद का जनक है कौन है? राजा राम मोहन राय। पहला आधुनिक पुरुष कौन है? राजा राम मोहन राय। माने जितने उपमा लिखा हुआ है वो सारे उपमा जिस शख्सियत से जुड़े हुए हैं उसका नाम है राजा राम मोहन राय, जिसको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। जिसे राजा की उपाधि, तो लैंग्वेज चल रहा था कि बड़ा अच्छा तुम बीच में टोक दिया। राजा की उपाधि, हाँ, अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि, अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाले राम मोहन राय, प्राप्त करने वाले राम मोहन राय थे। राम मोहन राय थे जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना अंडरलाइन कर लेना, 20 अगस्त 1828 को, 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में किया। कलकत्ता में किया 20 अगस्त 2028 को। 4 बार सुनी है, लिखो, जब नहीं सुनी हो तो लिखो 2028। गजब हाल है। 20 अगस्त 1828 को, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में किया। आजकल तारीख भी मैं लिखा देता हूं 1-2 सालों से, इसीलिए कि परीक्षा हो गई है। पता है ब्रह्म समाज पूछेगा, पूछता है, बहुत बार पूछा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन। तो अब कंपटीशन है ना, अब दे देगा 20 अगस्त, 28 अगस्त नहीं, 30 सितंबर, कुछ कुछ दे देगा। अगस्त तो तुमको ध्यान आता रहेगा, 1-2 बार पढ़े रहोगे तो थोड़ा सा तुक्का मारने में भी क्या होगा, आसानी होगी, और नहीं तो तुक्का मारने में भी कठिनाई होगी। ठीक है कि नहीं? क्योंकि आजकल की परीक्षा में मैं देखता हूं तिथि दे देता है पुरानी संस्थाओं का, और ऐसी स्थिति में बच्चा फंस जाता है। पढ़ा हुआ रहता है लेकिन बहुत चर्चित संस्था है तो उसका तिथि भी याद कर लीजिए। कांग्रेस की तो मैं 25 सालों अपने विद्यार्थी जीवन से ही उसकी तिथि को याद रखता हूं, लेकिन अन्य जो संगठन है उसकी भी तिथि को मैं अब कहता हूं याद करो। ठीक है कि नहीं? एक समय तक ठीक था, लेकिन अब समय बदल गया है और अब एक्यूरेसी की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो थोड़ा सा एक्यूरेसी पे ध्यान दो। इसी क्रम में मैंने आपसे कहा कि पहला जो संगठन बना बंगाल में, कलकत्ता में, ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा, जिसने सभी तरह के रिलीजियस हिपोक्रेसी, धार्मिक कर्मकांड उसको कहते हैं, ठीक है कि नहीं, रिलीजियस हिपोक्रेसी का विरोध किया। मूर्तिवाद, मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद, कर्मकांड, अनुष्ठान, यज्ञवाद, इन सब का विरोध किया। और समर्थन किसको किया? ठीक है कि नहीं, जितने भी आधुनिक तत्व थे उसको समर्थन दिया। उस क्रम में कुछ पुरानी रूढ़िगत प्रथा भी थी जो मानव के नाम पे कलंक था, और वो था सती प्रथा, कि एक स्त्री के पति यदि देहावसान हो जाते थे असमय, तो समाज के दबाव में वो स्त्री उनकी चिता पे जल जाती थी, जिसका उन्होंने इस क्रम में उनके परिवार के ही सदस्य, उनकी भाभी जी के साथ जब ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस प्रथा का विरोध करने का समय आ गया है, और उन्होंने इस प्रथा का विरोध किया। कंपनी की में नौकरी करते थे तो कंपनी के आला अधिकारियों से और ऊंचे तक उनके संपर्क थे, और इस बात को उन्होंने उठाया। और फिर बेंटिंग जैसा उस समय रेडिकलिस्ट गवर्नर जनरल भी था, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था, और जिसने रेगुलेशन 17 के द्वारा 1829 में सती प्रथा अधिनियम लाया और बंगाल में इसको रेगुलेट कराया। फिर 1830 के एक्ट में मद्रास और बॉम्बे में भी इसको एक्ट कराया गया। तो याद रखिएगा कि 1830 में बॉम्बे और मद्रास, 1829 में बंगाल में इस रेगुलेशन को उसने लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनकी कई रचनाएं हैं, कई पत्रिकाएं हैं, पत्रकारिता के अग्रदूत के रूप में भी जाने गए। संवाद कौमुदी,
इसके अलावा उन्होंने गिफ्ट टू मोनोथेसिस ऐसी पुस्तकों की रचना भी की। न केवल ब्रह्म समाज बल्कि ब्रह्म समाज से पहले भी उन्होंने एक सभा बनाई थी जिसका नाम था आत्मीय सभा। उन्होंने एक कॉलेज की स्थापना पे भी बल दिया था जिसका नाम था हिंदू कॉलेज, कलकत्ता का हिंदू कॉलेज। भला इन सबको जाने बिना आप कैसे राजा राम मोहन राय को समाप्त कर सकते हैं। और तब जब मैंने कहा है कि आप अपने प्रश्न की प्रवृत्ति को देखेंगे, यहां तक कि टॉप लेवल पे भी, तो तीन ही नाम से जुड़ा हुआ 80% क्वेश्चन पूछे गए। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज और स्वामी विवेकानंद। इसलिए इस तीनों के विषय में सभी एंगल से उनके विचारों का संकलन जहां हुआ, उनकी पत्रिका, उनकी संस्था, ये सारे बिंदु को आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। पैराग्राफ चेंज। नेक्स्ट क्या लिखे थे? इस संस्था के माध्यम से उन्होंने सभी तरह के सामाजिक और धार्मिक आडंबर का विरोध किया। आडंबर का विरोध किया। और इसी कड़ी में उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया। बेंटिंग कौन? अब यह लिखने की यहां आवश्यकता नहीं है कि बेंटिंग कौन। बेंटिंग ने नेक्स्ट पॉइंट करके लिखो बच्ची। बेंटिंग ने रेगुलेशन 17 के द्वारा 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया। इलीगल घोषित किया। अवैध नहीं बच्ची, अवैध। ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अवैध घोषित किया। सती प्रथा को अवैध घोषित किया किसने? और 1830 में बंगाल बॉम्बे में भी इसको लागू किया। 1830 में, एक लाइन लिख दो, 1830 में बंगाल और बॉम्बे में भी इसे लागू किया। सॉरी, बॉम्बे और मद्रास में भी इसे लागू किया। बॉम्बे, बंगाल नहीं, बंगाल में तो लागू हो ही गया 1829 में। 1830 में बॉम्बे और मद्रास में भी इसे लागू किया गया, ठीक है। बॉम्बे और मद्रास में भी इसे लागू किया गया। बॉम्बे देखो, ये सब पूरा जो है आतंकवादी की तरह पूरा क्षेत्र छेक लिया है कि हम जाइए नहीं पाए। कहां थे हम लोग? लागू किया। फिर लिखेंगे, भूलेंगे नहीं।
भूलेंगे नहीं कि राजा मतलब समझ गए ना, राजा ने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था। आत्मीय सभा का गठन किया था। तो यदि पूछेगा कि राजा की पहली संस्था का क्या नाम था, ऐसा नहीं कि ब्रह्म समाज देखोगे अब मार दोगे, अब फिर बाहर निकल के बेहोश हो जाओगे। ललित, तुम्हारा कोई ठीक है, देखा ये में ब्रह्म समाज, एक खुशी हो गया, ठीक है कि नहीं, मार दिया। घर आके मिलाया तो जा, तो सर लिखाए थे कि 1815 में आत्मीय सभा था, तो पहला संस्था कौन होगा? ऐसी ना छोटी छोटी गलती हो जाती है नहीं। और आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में। तो पहला संस्था राजा ने कब बनाया, कौन बनाया था? ये नहीं कि ए में ब्रह्म समाज है, क्योंकि राजा मतलब ब्रह्म समाज। 20 अगस्त 1828। तो दिमाग पे ऐसा छाया हुआ रहेगा कि आत्मीय सभा देखने का, या देखकर भी भूल जाइएगा कि आत्मीय सभा ना, ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा ना, ये तो है ही नहीं, मतलब वो तो वास्तव में नहीं है। लेकिन है कौन? आत्मीय सभा। ब्रह्म समाज तो है ही, ठीक है कि नहीं? तो इसको ध्यान में करके रखिएगा। इसके अलावा उन्होंने उनकी पत्रिका, उनकी पुस्तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने बारेन हेस्टिंग्स जब पढ़ाया था तो उस समय लिखाया था मैंने, ठीक है, बारेन हेस्टिंग्स नहीं, एजुकेशन में मैंने लिखा था कि 1817 में हिंदू कॉलेज डेविड हेयर के साथ मिलकर बनाया था, ठीक है कि नहीं? तो इस हिंदू कॉलेज कलकत्ता काफी प्रसिद्ध कॉलेज था एक समय में, अभी भी है। नेक्स्ट आगे लिखिएगा। राजा ने बंगला में संवाद कौमुदी, बंगला में संवाद कौमुदी, अंग्रेजी में ब्रह्म क्रॉनिकल, अंग्रेजी में ब्रह्म क्रॉनिकल, अंग्रेजी में ब्रह्म क्रॉनिकल, संवाद कौमुदी लिखो ना, संवाद कौमुदी, अंग्रेजी में ब्रह्म क्रॉनिकल, ब्रह्म क्रॉनिकल, ब्रह्म क्रॉनिकल, ब्रह्म क्रॉनिकल, ठीक है। एक हिंदी की पत्रिका भी आती है, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल। किसी जमाने में मेरी आर्टिकल्स उसमें आती थी, अब तो न समय है कि मैं लिख पाऊं, ठीक है। अच्छी पत्रिका है, आज भी बहुत स्तर पे, बहुत हद तक तो नहीं लेकिन कुछ हद तक जो सिविल सेवा के मांग है उसकी पूर्ति करता है। वो दृष्टि का जो सामाजिक मैगजीन, सामयिक मैगजीन है, वो एक अंग्रेजी की पत्रिका आती है, मासिक फ्रंट लाइन। ये 2-3 योजना, इन 3-4 पत्रिका को मिला दीजिए तो बड़े परीक्षा के दृष्टि से एकदम इंटीग्रेटेड फॉर्म में पैकेज मिल जाएगी। यदि पढ़ने की प्रवृत्ति है स्वयं के स्तर पे तो बहुत आसानी होगी आगे बढ़ने में। विशेष तो आप लोग तो जो पढ़ा देते हैं वो तो याद रखते नहीं है, ये सब पत्रिका को कब पढ़िएगा, कब जानिएगा, हुल्ले रे करके उसको निकाल दीजिएगा। वो पढ़ना इतना आसान नहीं है, पढ़ लीजिएगा तो बड़ा आदमी बन जाइएगा, जो आप चाहते ही नहीं है कि बड़ा आदमी बने, ठीक है कि नहीं? उसके लिए चाहत होना चाहिए। दशरथ माझी जैसी चट्टानी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि पहाड़ को काट दे। जिस बच्चे में इस तरह की प्रवृत्ति जन्म ले लेती है उसे कोई आगे बढ़ने से रोक भी नहीं सकता है। एक मेरा विद्यार्थी अजीत, कल उसकी परीक्षा थी झारखंड पीसीएस की मेंस, सिपाही बैच में था, बीपीएससी का इंटरव्यू भी दिया था लेकिन नहीं हुआ 2-4 नंबर से। फिर झारखंड का दिया और परीक्षा भवन में जाने से पहले प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। फिर उसने कहा कि सर जितना आप बीपीएससी के मेंस से पढ़ाए थे झारखंड में भी उतना ही से मेरा काम चल गया। नौकरी कर रहा है, उसमें ही बड़े स्तर पे नौकरी नहीं कर रहा है, सिपाही की, और सिपाही का वर्किंग कंडीशन बहुत खराब है, कहीं भी खड़ा कर देता है, 8 घंटे का ड्यूटी, 12 घंटे का ड्यूटी। उस परिस्थिति में भी वो 3-4 सालों से मैं देख रहा हूं कि लगा हुआ है। तो इस तरह के बच्चे आज नहीं तो कल वो कामयाब होते ही हैं, जबकि सिपाही के बैच से निकला हुआ है, ठीक है। वही है, फिर टाइम तो लग ही जाता है, 1.5 साल 2 साल तो लग ही जाता है तो सारा। लेकिन पढ़े हुए मेंस करने के लिए छुट्टी लेके आया था, मेंस पिछले बार किया था, इंटरव्यू तक पहुंचा था लेकिन 2-4 नंबर से नहीं हुआ, और अभी झारखंड पीसीएस भी दे रहा है। तो मतलब साफ है कि इस तरह की इच्छा शक्ति रहेगी
वो कहता भी था कि सर धूप में खड़े रहते थे कई जगह, और सर का जो पीडीएफ है वो बड़ा काम करता था मोबाइल में, चूंकि और लड़का सब देखेगा यदि कॉपी किताब ले जाएंगे तो पीडीएफ देखता है तो सब पूछता है ना कि अच्छा अच्छा सिनेमा देख रहा है, गाना सुन रहा है, और वहां पे वो पीडीएफ देख करके वो पढ़ता था। फिर सबका पीडीएफ फॉर्म है ना, मेन से लेके पीटी तक का मेरे पास क्लास नोट्स का, तो वो उसको देख देख के पढ़ पढ़ के, और फिर घर पे जब आता था, समझो 12 घंटे का ड्यूटी, तुम लोग को क्या है एकदम आराम से बैठी हो, 10 मिनट केवल धूप में रहना होगा, फिर घर पे जाओगे चैन से भोजन तैयार मिलेगा, और उसमें आपको पढ़ना है 8-10 घंटा, उसमें भी कठिनाई है। ठीक है कि नहीं? मैंने इच्छा शक्ति मतलब कौन इतना करेगा, जो कर लेगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है कि नहीं? आगे चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट। उसके साथ 5-6 लड़का दे रहा है, लेकिन उस तरह की कठिन परिस्थिति में नहीं दे रहा है, वो कठिन परिस्थिति में दे रहा है, इसलिए उसका उदाहरण दे रहा हूं। सफलता मिल जाएगी, सही समय पे आ जाएगा तो तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? बात समझो? हाँ लिखो आगे। कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो ब्रह्म क्रॉनिकल अंग्रेजी में, संवाद कौमुदी बांग्ला में, और 2 पत्रिका का भी 2 किताब भी निकाला, प्रिसिप्ट ऑफ जीसस, अ गिफ्ट टू मोनोथेसिस, तो लिखेंगे इन्होंने। नेक्स्ट, इन्होंने प्रिसिप्ट ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट, इन्होंने प्रीसेप्ट, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, और गिफ्ट टू मोनोथेसिस, गिफ्ट टू मोनोथेसिस, उसका अंग्रेजी भी दे देता है एकेश्वरवादियों का उपहार, इसका हिंदी में भी लिख देता है एकेश्वरवादियों का उपहार, गिफ्ट टू मोनोथेसिस, एकेश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक की रचना की, पुस्तक की रचना की, पुस्तक की रचना की, पुस्तक की रचना की। ठीक है, तो इस तरह से इन चीजों को जानेंगे और समझेंगे। परीक्षा में पूछेगा कि राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया? मूर्ति पूजा, बाल विवाह, पाश्चात्य शिक्षा, पुरोहितवाद। पाश्चात्य शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं किया। अंतरजातीय विवाह, उसका विरोध नहीं किया, उसका समर्थन किया। ठीक है कि नहीं? तो ये मुख्य बिंदु हैं जिसको ध्यान में करके रखिएगा। हर चीजें उसमें लिखी दिए हैं हम कि सामाजिक और धार्मिक आडंबर पर प्रहार किया, जो भी रूढ़िगत प्रथा थी उस पर क्या किया? प्रहार किया। और उस कड़ी में अंतरजातीय विवाह प्रथा नहीं थी, वो तो नई अवधारणा थी। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जो मैंने अभी आपको संज्ञान में दिया कि 2 किताब, 2 मैगजीन, उसको जरूर याद रखिए, 2 संस्था, इसको जरूर ध्यान में रखिए। अब लास्ट होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होती है लंदन, ब्रिस्टल में। ठीक है कि नहीं? और वहीं उनकी समाधि भी है, तो लिखेंगे इनकी मृत्यु, इनकी मृत्यु ब्रिस्टल लंदन में, ब्रिस्टल लंदन में होती है। ब्रिस्टल लंदन में होती है, जहां उनकी समाधि भी है, जहां उनकी समाधि भी है, जहां उनकी समाधि भी है। बड़े परीक्षा में जब आप पढ़ेंगे तो एक भवानी चरण के विषय में बताते हैं। भवानी चरण की एक पत्रिका थी, लिखाएंगे नहीं लेकिन सुना जरूर देते हैं, समाचार चंद्रिका। और भवानी चरण ने समाचार चंद्रिका का संपादन ही इसीलिए किया कि वो राजा राम मोहन राय के आंदोलन और उसके संस्थाओं का, उसके विचारों का विरोध कर सके। ठीक है कि नहीं? और उसका नाम था भवानी चरण समाचार चंद्रिका, जो बड़े स्तर के परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उसको याद रखिए। यही इसी गिफ्ट टू मोनोथेसिस का
एक पर्सियन नाम है तुफाते उल मुबाहिद्दीन, तुफात उल मुबाहिद्दीन, जो आपकी परीक्षा के लिए नहीं है, बड़े स्तर के लिए। आप यदि गिफ्ट टू मोनोथेसिस याद करके रख ले तो अपने आप में बहुत होगा। आप यदि ब्रह्म सभा ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828 याद करके रख ले तो आपके लिए बहुत होगा। आपके लिए मैंने कही कि आत्मीय सभा 1815 याद करके रख लें। सामाजिक धार्मिक व्यवस्था पर जो प्रहार था वो सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने किया, इसलिए उनको पहला आधुनिक पुरुष कहा गया, राष्ट्रवाद का जनक कहा गया, पुनः जागरण का पिता कहा गया। सभी तरह के उपमा से वो तो देखे ही है कि अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि भी दी। तो राजा राम मोहन राय के विषय में यदि इतनी बात याद करके रख लेते हैं, उनके बाद उनके सभा को आगे बढ़ाने का श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर को जाता है, और जिन्होंने कालांतर में तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन किया। आदि ब्रह्म समाज के निर्माण का श्रेय केशव चंद्र सेन को जाता है। इन सबको ध्यान में, जिन्होंने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट का विरोध किया, लेकिन अपनी पुत्री का विवाह, अल्प वयस्क पुत्री का विवाह कूच बिहार के अल्प वयस्क राजकुमार से कर दिया, जिसके कारण उनके अनुयायी जो थे उनका साथ छोड़ दिए। कि सिद्धांत कुछ और था केशव चंद्र सेन का और व्यवहार कुछ और था, तो इस कारण से उनके अनुयायी जो है उनका साथ छोड़ दिए। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, इस दो नामों को तो लिखेंगे। राजा के मृत्यु के बाद, राजा के मृत्यु के बाद, राजा के मृत्यु के बाद उनके संगठन को आगे बढ़ाने का श्रेय, उनके संगठन को आगे बढ़ाने का श्रेय उनके संगठन को आगे बढ़ाने का श्रेय आगे बढ़ाने का श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर को जाता है, देवेंद्रनाथ टैगोर को जाता है, जिन्होंने कालांतर में तत्वबोधिनी सभा, जिन्होंने कालांतर में तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका निकाला, जिन्होंने कालांतर में क्या निकाला? देवेंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के 7 भाई थे, सब एक पर एक थे। तत्वबोधिनी सभा और पत्रिका प्लस यही पत्रिका था, तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन किया। किसने? फिर लिखिए, कालांतर में 1865 में केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज को स्थापित किया। केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज को स्थापित किया, केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज को स्थापित किया और 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट, 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को 1872 के 12 नहीं 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, लेकिन स्वयं अपनी बेटी का विवाह क्या किए? कम नेटिव मैरिज एक्ट में स्त्री पुरुष के विवाह को आयु को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन अपनी बेटी का विवाह 8 साल 10 साल की बेटी का विवाह 12 साल के कूच बिहार के राजकुमार से कर दिया।
जिसका विरोध हुआ, ठीक है कि नहीं। लेकिन ये सब कहानी है, लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से ही आत्मारंग, पांडुरंग और रानाडे ने प्रार्थना समाज की नींव 1867 में बॉम्बे में रखी थी। एक लाइन और लिखो, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, रानाडे के प्रयास से, रानाडे के प्रयास से, यहां रानाडे का अर्थ है महादेव रानाडे, रानाडे के प्रयास से, रानाडे के प्रयास से आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा, आत्माराम, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, 1867 में बॉम्बे में, 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना समाज की नींव रखी, प्रार्थना समाज की नींव रखी, प्रार्थना समाज की नींव रखी। ठीक है, किसने? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किसकी नींव रखी? आत्माराम पांडुरंग ने नींव रखी। तुम नहीं हो बच्ची, ये पुरानी हो, कभी कभार आती हो, रोज आती हो, हमको पहचानती हो? हम कौन है? नहीं, पूछ लेते हैं ना, हम कौन है, हमें किस नाम से लोग जानते हैं? कल क्या पढ़े थे? इकोनॉमिक्स में क्या पढ़े थे? रोज आती है ये, तुम लोग पहचानती हो? अच्छा, ये पहचानती है तो ठीक है, इसको तो रोज देखते हैं। ये आश्चर्य है कि मैं तुमको नहीं देखता, छुप के कहीं बैठती हो क्या? तुम सामने बैठती हो शेरनी की तरह, जैसे ये सब बैठती है, ये सब भी चोर की तरह बैठती है पीछे जाके, फिर मुंह बंद रखोगी। ठीक है, जब मास्टर साहब कहें तो क्या करना है? यस सर, सॉरी सर, ये नहीं सर, सीट नहीं मिला, 4 सीट यहाँ खाली था, तुमको सीट नहीं मिला। ठीक है, तुम्हारे लिए तो हम इस सीट बना के रखे हुए हैं, इसी में घुसा देते हैं हम। चलो लिखो ना, हो गया, कहानी था, खत्म हो गया, आगे लिखो, देख रहा है। कहा थे हम लोग? प्रार्थना समाज की नींव रखी किसने? तो इसकी पूरी वृत्तांत याद रखिए, और याद रखिएगा कि रानाडे ने ही संगठन को लोकप्रिय बनाया था, और रानाडे को पश्चिम भारत का अग्रदूत कहा जाता है पुनर्जागरण का। यदि परीक्षा में कभी पूछ दे कि पश्चिम भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत कौन है, तो महादेव गोविंद रानाडे। और इनकी पत्नी थी, शिष्या भी थी, इनकी पत्नी भी थी, और उनका नाम था रामाबाई रानाडे, जिन्होंने आर्य महिला समाज की नींव रखी थी, जिन्होंने आर्य महिला समाज की नींव रखी थी। तो पहले इसको नोट लिख लो लाल कलम से। क्या तुम क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो? कोई खुशी है जो छुपा रहे हो? बोलो बोलो, नहीं कोई खुशी है तुम्हारा तो लिखेंगे। आज लगातार दूसरे दिन अपनी छोटी बहन है कि बड़ी बहन है, बड़ी बहन को लेकर आया है, पता नहीं कब तक लेकर आता है। स्त्री शिक्षा को हमेशा बढ़ावा दो, ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का क्या था? बेसिक थीम भी था। सब जितना संगठन बना, सभी स्त्री शिक्षा को क्या दिया? बढ़ावा देने के लिए काम किया। बात समझे? हाँ, उसके लिए अवरोध पैदा नहीं करो कि बहन कत जब छोड़ना, बड़ धूप छो, बीमार बुखार लग जेतो। लिखिए आगे, क्या थे हम लोग? अच्छा, नोट में थे तो लिखो, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिम भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, अग्रदूत कहा जाता है। अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है,
अग्रदूत कहा जाता है। साथ ही महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में चर्चित रहे। साथ ही महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में चर्चित रहे। महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में चर्चित रहे। पूना सार्वजनिक सभा की नींव रखी। 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 ठीक है। और सभी बिंदु पे काम किया। जातिगत विभिन्नता, सुन लो, लिखना नहीं है, जातिगत भेद उसको समाप्त करने की दिशा में प्रयास किए। स्त्री शिक्षा उसको बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए। विधवा पुनः विवाह उसको विधवा पुनः विवाह को आगे बढ़ाने का प्रयास किए। ये सारे क्षेत्रों में इन्होंने प्रयास किया, जिसके कारण हम इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहे, पश्चिम भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत कहे। और इन्हीं के प्रयासों से प्रार्थना समाज की नींव भी रखी गई। कालांतर में एक और सभा भी बनाया जिसका नाम था पूना सार्वजनिक सभा। ये सारे संदर्भ किससे जुड़े हुए हैं? तो गोविंद रानाडे से जुड़े हुए हैं। इनकी पत्नी रामाबाई रानाडे ने महिला आर्य समाज की नींव रखी थी, तो इसे ध्यान रखेंगे तो लिखेंगे इनकी पत्नी रामाबाई रानाडे। रामाबाई रानाडे, इनकी पत्नी रामाबाई रानाडे ने रामाबाई रानाडे ने महिला आर्य समाज की नींव रखी। महिला आर्य समाज की नींव रखी। महिला आर्य समाज की नींव रखी। तीसरा प्रमुख हस्ताक्षर है इस क्रम में, वो है दयानंद सरस्वती। तो प्रयाग आप चेंज कीजिए, लिखेंगे भारत का मार्टिन लूथर। भारत का मार्टिन लूथर स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने, सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाला, सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाला। उसके इंट्रोडक्शन में ही सब फैक्ट आ जाते हैं। सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाला, हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने वाला, हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने वाला, हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने वाला, सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार, सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार, सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार। सत्यार्थ प्रकाश किताब का नाम है। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार, सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार, वेदों की ओर लौट चलो का नारा देने वाले, वेदों की ओर लौट चलो का नारा देने वाले, हाँ, वेदों की ओर लौट चलो का नारा देने वाले, वेदों की ओर लौट चलो का नारा देने वाले दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने, क्या हुआ जी? हारा के जीता? कौन जीत गया? वाह, कितना से? 8 विकेट से कैसे? रन से जीतेगा, 21 रन से। बड़ा उलटफेर हो गया। कहीं इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा दिया, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी बहुत किंतु परंतु है। भारत का सेमीफाइनल पक्का हो गया है ना? चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहाँ थे हम लोग?
मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, नहीं तो इस पे हम दिखाएंगे आप लोग का चाय नाश्ता का उत्तम व्यवस्था रहेगा, लेकिन पहले कहेंगे नहीं, कहते हैं तो गड़बड़ा जाता है, इसीलिए अभी धैर्य रखो, आगे बढ़ो। एक ही रील का है, लिखो ना पहले। आई तो और भी हमको घूरने लगता है, ठीक है कि नहीं। हाँ, ये क्रिकेट पे ध्यान रखना बंद कर दे तो दिमाग का कमजोर नहीं है, क्योंकि क्रिकेट का बहुत जटिल जटिल तथ्य जानता है ये। अभी देखिए क्रिकेट की परिचर्चा आरंभ हुई, इसका ज्ञान देख रहे थे, हिलोरा मार रहा था, पूरा एक्टिव हो जाता है, ठीक है कि नहीं। अब ब्रह्म समाज आर्य समाज में पूरा इनएक्टिव था। आई तुमको चश्मा कौन खरीद दिया, ठीक है कि नहीं। मैंने ये तुम ऐसा करो, एक दिन मेरे साथ चलो तुम, ठीक है, तुम्हारा पूरा हम डेंटिंग पेंटिंग ठीक करेंगे, बात समझा। पहले दांत को अंदर करवाएंगे, बाल को ठीक कराएंगे, ठीक है, दाढ़ी मोछ कटवाएंगे, और चश्मा एकदम लेंस वाला इस टाइप का दिलवाएंगे, और कहेंगे एकदम कम बोलो, जहां मुंह खोलेगा कि फिर कोई मुंह बंद करेगा, बस समझ जाएगा कि बिहार का है, और उसमें टिपिकल दरभंगा का है। लिखो आगे, कहाँ थे हम लोग। हाँ, वेदों की ओर लौट चलो का नारा देने वाले दयानंद सरस्वती ने रुको ना, ने 10 अप्रैल 1875 को, 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में, मुंबई में, मुंबई में आर्य समाज की नींव डाली, आर्य समाज की नींव डाली। और जिन्होंने अपना मुख्यालय 1877 में लाहौर बनाया, और जिन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया, लाहौर बनाया, लाहौर बनाया, कहाँ बनाया, लाहौर बनाया। इसी संगठन ने, इसी संगठन ने, लिख देंगे, इसी संगठन ने भारत में शुद्धि आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन, ठीक है। लेकिन उन सबसे बढ़कर स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे, और स्वराज्य शब्द को कांग्रेस के मन से सबसे पहले कौन उठाया, और स्वराज्य को लोकप्रिय सबसे अधिक कौन किया, बाल गंगाधर तिलक। याद आया कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तो नोट में लिख देना, नोट। स्वराज्य को कांग्रेस के मंच पर, स्वराज्य को कांग्रेस के मंच पर, कांग्रेस के मंच पर सबसे पहले, कांग्रेस के मंच पर सबसे पहले, सबसे पहले नेरोजी ने उठाया, नेरोजी ने उठाया। और स्वराज्य को सबसे अधिक लोकप्रिय तिलक ने बनाया, और स्वराज्य को सबसे अधिक लोकप्रिय तिलक ने बनाया। किसने बनाया, तिलक ने बनाया, तिलक ने बनाया, ठीक है। उन्होंने, मतलब सरस्वती ने, छुआछूत, जाति भेद, छुआछूत, छुआछूत, जाति भेद, छुआछूत, जाति भेद और मूर्ति पूजा का विरोध किया, और मूर्ति पूजा, बाल विवाह का विरोध किया, मूर्ति पूजा और बाल विवाह का विरोध किया, मूर्ति पूजा और बाल विवाह का विरोध किया। किसने, दयाराम सरस्वती ने।
उन्होंने एक स्लोगन दिया था, एक उक्ति कही थी जो बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्रिटिश शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन स्वशासन से, यदि सबसे खराब स्वशासन भी है, जंगल राज भी है, तो उस ब्रिटिश शासन की तुलना में क्या रहेगा, बेहतर रहेगा। और ये इतना लोकप्रिय उनकी कथन हो गई कि बड़ी बड़ी परीक्षा में पूछा जाने लगा। लिख पाएंगे नहीं, आज भी नहीं लिखाएंगे, लेकिन इसकी जानकारी मैं जरूर दे दूंगा कि अच्छा ब्रिटिश शासन खराब स्वशासन की तुलना में क्या है, उससे बेहतर है। कौन? जो हमारा स्वशासन है। ठीक है कि नहीं? तो स्वशासन को इसने क्या कहा, सर्वश्रेष्ठ कहा। कैसा भी शासन हो, लेकिन स्वशासन होना चाहिए, अपना शासन होना चाहिए। और ये बातें लंबे काल तक परीक्षा में, बड़े बड़े परीक्षा में पूछी जाती है। तो आर्य समाज के विषय में यदि आप इतनी बात याद रख लें, और इसी कड़ी में चौथे सबसे प्रमुख हस्ताक्षर हैं और जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद, जिनके जन्म दिवस पर हम लोग युवा दिवस मनाते हैं, और जिन्होंने 1893 के विश्व धर्म संसद में जब भी उन्होंने अपनी भाषण आरंभ की भाइयों एवं बहनों से, तो इससे यूनिवर्सलिज्म का बोध हुआ, सार्वभौमवाद का बोध हुआ, विश्व बंधुत्वता का बोध हुआ, और काफी प्रशंसा मिली जब विवेकानंद ने अपनी बातें रखी। और कालांतर में फिर 1896 में भारत आए और रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस संस्था की नींव रखी। इन सब कारणों से हम स्वामी विवेकानंद को याद करते हैं। सामाजिक कर्म ही सर्वोत्तम सेवा है ईश्वर तक पहुंचने का। उनके चिंतन के केंद्र बिंदु में सोशल कर्म था, सामाजिक कर्म था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको ध्यान में रखना है। लिखिएगा, उसको ऐसे लिखिए स्वामी विवेकानंद के विषय में। नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक बताते हैं। ये व्यवहारिक वेदांत क्या होता है? वेदांत पहले जो उपनिषद था वो क्या था, धर्म ग्रंथों में था, शास्त्रों में था, आम जनता तक उसकी पहुंच नहीं थी। लेकिन पहली बार उन्होंने शास्त्रों से निकाल कर उस वेदांत को आम जनता तक पहुंचाया, और इसीलिए उनको हम लोग व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कहें। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक यदि आपसे पूछे तो किस पर टिक लगाइएगा? स्वामी विवेकानंद पे टिक लगाइएगा। और उसकी जानकारी भी मैंने दी कि व्यवहारिक वेदांत का फिलॉसफी क्या है, कि शास्त्र से, धर्म ग्रंथों से निकाल करके हम कहां तक पहुंचा दिया, आम जनता तक। जैसे योग दर्शन था, पतंजलि उसके प्रतिपादक थे, लेकिन वो किताबों तक ही सीमित था। रामदेव इसीलिए लोकप्रिय हुआ कि किसी भी समय आप योग को कर सकते हैं, कुछ नियम का पालन करके, और घर घर तक योग को उन्होंने पहुंचा दिया। ठीक है कि नहीं? घर घर तक बाबा रामदेव का कपाल भारती और जो भी भारती वो करवाते हैं, वो सब घर घर तक पहुंच चुका है। हर घर के एक आध दो सदस्य जो उस आयु वर्ग के होंगे, जवान आदमी के लिए, आपके लिए तो सबसे बड़ा योग यही है कि साइकिल चला के आते हैं, सुबह सुबह आते हैं, 5-6 घंटा पढ़ते हैं। इससे बड़ा योग क्या होगा? ठीक है कि नहीं? हमारे लिए सबसे बड़ा योग है कि हम खड़े खड़े आपके साथ वार्तालाप करते हैं। जो अभी इसने कहा कि सर आप एंटी एजिंग कम्प्लेक्स से ग्रसित है, मतलब कुछ इसी टाइप का कहा कि आपके ऊपर आयु का कोई प्रभाव नहीं है, मस्तिष्क भी उतना ही उत्तेजित है जितना शरीर आपका उत्तेजित है। यही ना कुछ कह रहे थे? इसी भावना को यह व्यक्त कर रहा था। मैं समझ रहा था कि तुम क्या कहना चाहते हो, और हमें शुभकामना भी दे रहा था आगे का 25-50 साल भी मैं इसी रूप में रहूं। यही ना कहना चाह रहे थे? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर, तुम भी कहना चाह रहा था, चलो ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है कि नहीं, हम तो 6 बजे से यहाँ हैं, ठीक है कि नहीं? तुम 8 बजे से 8:15 बजे से हो, लेकिन ललित बाबू जैसा जवान आदमी, इस सब को तो जल लगता है कि फूक देंगे तो गिर जाएगी आप। ठीक है कि नहीं? ताकत लाओ ताकत।
बात समझिए। खाने के नाम पे क्या खाए हैं देखिए, उसमें भी 2 बिस्किट बच गया है, ठीक है कि नहीं? वो साधारण बिस्किट नहीं है। हाँ, जैसे मोदी जी का मशरूम है, उसी तरह से मेरा ये मल्टीग्रेन बिस्किट है, ये इंडिया में नहीं बन जाता। हाँ हाँ, 24। वो बिस्किट खा के मोटा जाओगी? अच्छा, वो पूछ रहे वो खा के नहीं, वो खा के आदमी नहीं मोटाता है, उसके लिए तुमको अलुआ दूध खाकर। अरे तुम ठीक से नहीं ना की, भर पेट नहीं ना खाई, कंजूसी कर दी तो। भर पेट कब? चावल उवल खाओ, साथ में 1 कटोरा अलुआ दूध खा के, या दिन में 1 घंटा सो जाओ, ठीक है कि नहीं? दिन में तुमको नहीं, इसको कह रहे हैं, सबके लिए अलग अलग इलाज होता है, तुमको केला दूध खिलवाएंगे, ठीक है? चलो आगे चलो। चलो, सब अलग अलग है। तो हिंदू धर्म का, नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि, व्यवहारिक वेदांता के प्रतिपादक, कौमा, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा के लेखक, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा के लेखक, कोलंबो टू अल्मोड़ा के लेखक, कोलंबो टू अल्मोड़ा, कॉमा लिख दीजिए, कोलंबो टू अल्मोड़ा, कॉमा, कर्मयोग, राजयोग, कर्मयोग राजयोग के लेखक, कर्मयोग राजयोग के लेखक, कर्मयोग राजयोग के लेखक स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया, विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया, विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। 1896 में वो वापस भारत आए, 1896 में वो भारत आए, 1896 में वो भारत आए, भारत आए, एवं 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की अपने गुरु के नाम पर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की अपने गुरु के नाम पर, जिसका मुख्यालय बेलूर, कलकत्ता में बनाया गया, जिसका मुख्यालय बेलूर, कलकत्ता में बनाया गया, कलकत्ता में बनाया गया। कहां बनाया गया? बेलूर, कलकत्ता में बनाया गया। और याद रखिए कि सामाजिक कर्म को सबसे ज्यादा बल दिया, लिखेंगे, और सामाजिक कर्म पे बल दिया, सामाजिक कर्म, सामाजिक कर्म पे बल दिया, सामाजिक कर्म पे बल दिया। इन कारणों से हम विवेकानंद को याद रखते हैं, इतने ही कारण है। उन्होंने शिकागो के धर्म सम्मेलन में कहा, जब भाइयों एवं बहनों का, तो उन्होंने कहा कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो सभी धर्म के सत्य के पक्ष को स्वीकार करता है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार सभी नदियां, सभी जल राशि सागर की ओर जाती है और मिल जाती है, उसी प्रकार सभी धर्म एक होकर ईश्वर के द्वार तक वो पहुंचता है। इसलिए कोई धार्मिक आधार पे यदि असमन्वय करते हैं, असहिष्णु होते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि ईश्वर की कृपा उन पर नहीं है, ईश्वर उनसे कोसों दूर है। उन्होंने अपने दर्शन में, अपने संस्थाओं में वेदांत दर्शन को ही बढ़ावा दिया
और उस वेदांत दर्शन की कड़ी में सामाजिक कर्म पे उन्होंने फोकस किया कि झाड़ू उठाइए अमित जी, गली को साफ कर दीजिए। आपके यही मेरा गली थोड़ा ही है। फिर वही बात, गली साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा तो मनुष्य बीमार नहीं पड़ेगा। तो तुमसे मनुष्य की सेवा हो गई। अब मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है, मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है। आशा है समझ रहे होगे। ये जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं, ठीक है कि नहीं, 2013 में इनकी इस संस्था की स्थापना हुई थी। कुछ समय उन्होंने वहां भी बिताया था, बेलूर में बिताया था, मदर टेरेसा के आश्रम में भी बिताया था, चैरिटी मिशनरी ऑफ चैरिटी में। तो ये शुरुआती दिनों में सत्य की खोज में बहुत जगह भटकते रहे हैं। अब यह और बात है कि अब असत्य ही उनको सत्य प्रतीत होता है, तो क्या कहा जाए। वो तमाम बुराइयों से ग्रसित हो गए जिस बुराई का उन्होंने विरोध किया था, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जो मैंने अभी आपको संज्ञान में दिया, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदा मणि था। ये भी नोट में लिख दो, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदा मणि था। शारदा मणि था, क्या था? शारदा मणि था, बस। शारदा मणि था, शारदा मणि था। इन्हीं शब्दों के साथ आपके परीक्षा के दृष्टि से यही 4 नाम 5 नाम याद रह गया तो आपका काम तमाम है। और शेष नाम मैं बूस्टर फैक्ट के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहूंगा। तो लिखते हैं बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट, ठीक है। तो पढ़ लो, पढ़ोगी तो ऊर्जा का क्षय होगा, तो मोटापा क्या हो जाएगा तुम्हारा पंडित, कम हो जाएगा, समझा। हाँ, आगे लिखिए, क्या लिखे? बूस्टर फैक्ट। सबसे पहला बूस्टर फैक्ट लिखो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से कैनिंग के समय में, कैनिंग के समय में हिंदू विधवा विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित करवाया गया, पारित करवाया गया, पारित करवाया गया। याद रहे, महाराष्ट्र में, याद रहे कि महाराष्ट्र में विधवा पुनः विवाह के लिए, विधवा पुनः विवाह के लिए विष्णु शास्त्री, विष्णु शास्त्री, डी.के. कर्वे, डी.के. कर्वे, डी.के. कर्वे इत्यादि ने आंदोलन चलाया था, ने आंदोलन चलाया था। विष्णु शास्त्री ने आंदोलन चलाया था। किसने? और विष्णु शास्त्री ने एक एनसीईआरटी पढ़िएगा तो विडो रीमैरिज एसोसिएशन भी बनाया था 1850 में। और डी.के. कर्वे ने विडो होम भी बनाया था, लेकिन वो थोड़ा सा अपर लेवल का फैक्ट है, जानकारी रहनी चाहिए, फिर आगे बढ़ोगे तो फिर सीख लोगे। लेकिन याद रखना कि डी.के. कर्वे का योगदान किस क्षेत्र में है, तो विधवा विवाह के क्षेत्र में है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान किस क्षेत्र में है, तो विधवा पुनः विवाह अधिनियम को पारित करने में है। राजा राम मोहन राय का योगदान किधर है, तो सती प्रथा में है। दयानंद सरस्वती का योगदान कहाँ है, तो स्वराज्य में है, स्वशासन में है। वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया, उसमें हिंदी को राष्ट्रवाद से जोड़ा, इसमें है। तो सबका अलग अलग योगदान है। विवेकानंद का योगदान क्या है, तो विवेकानंद का योगदान है कि युवाओं को कर्तव्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, योगनिष्ठ बनाने में है।
ठीक है कि नहीं, कि हमारे युवा जो हैं वो सिद्धांतों से जुड़े, मूल्यों से जुड़े और सामाजिक कर्म पे बल दे, इससे है। तो सबका अलग अलग योगदान है सोसाइटी में। और इसी क्रम में कहा भी, ईश्वरचंद विद्यासागर से किसी ने पूछा कि ईश्वर के विषय में आपका क्या विचार है, तो उन्होंने जवाब भी दिया कि ईश्वर के विषय में सोचने का मेरे पास वक्त नहीं है। पृथ्वी पर ही ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसको मैं करना चाह रहा हूं और मेरे पास वक्त का अभाव है। कभी फुर्सत मिला तो ईश्वर के विषय में सोचूंगा। ये बात जो उन्होंने किसी पत्रकार सम्मेलन या किसी व्यक्ति को कहा, वो परीक्षा का प्रश्न बन गया कि किसने कहा कि ईश्वर के विषय में सोचने का समय नहीं है, पृथ्वी पे ही बहुत सारे काम शेष हैं। निम्नलिखित में से किसकी उक्ति है? तो ईश्वरचंद विद्यासागर की उक्ति है, जिन्होंने एक किताब भी लिखा था जिसका नाम था बहुविवाह। उस किताब का नाम था बहुविवाह। ठीक है, उन्होंने बेथुन स्कूल की नींव रखी थी। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल में इंस्पेक्टर भी थे। उन्होंने बंगला में व्याकरण और नई लिपि का विकास किया था। इतने सारे कारणों से हम ईश्वरचंद विद्यासागर को और याद रखने का प्रयास करते हैं। फटाफट 1 मिनट में लिख लो तो, फटाफट। बहुविवाह, ईश्वरचंद विद्यासागर ने बहुविवाह लिखा एवं 1849 में बेथुन स्कूल की नींव रखी। 1849 में बेथुन स्कूल की नींव रखी। 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 बेथुन स्कूल स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देता था। ब्रैकेट में लिख दो, बेथुन स्कूल की नींव रखी जो स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देता था। जो स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देता था। ठीक है, व्याकरण, बंगला के व्याकरण को तैयार किया उन्होंने। बंगला में नया व्याकरण बनाया। बंगला के क्षेत्र में नया व्याकरण बनाया। हो गया। इसके बाद आ जाइए, धर्म सभा के संस्थापक, धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे, जिन्होंने राजा मतलब समझ गया ना, जिन्होंने राजा और डेरेजियो के यंग बंगाल मूवमेंट का, डेरेजियो के यंग बंगाल मूवमेंट का विरोध किया। डेरेजियो के यंग बंगाल मूवमेंट का विरोध किया। यह भी एक क्वेश्चन बन गया कि यंग बंगाल मूवमेंट का प्रणेता कौन था? डेरेजियो थे। अंडरलाइन कर लो, डेरेजियो का यंग बंगाल मूवमेंट, याद रखो, याद रखो, डेरेजियो का यंग बंगाल मूवमेंट, डेरेजियो का यंग बंगाल मूवमेंट याद रखना, मैं पूछूंगा भी, फिर आगे लिखिएगा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक, गुलामगिरी के लेखक, सत्यशोधक समाज के सत्यशोधक समाज 1873 लिख दीजिए। सत्यशोधक समाज के संस्थापक, सत्यशोधक समाज के संस्थापक गुलामगिरी के लेखक, गुलामगिरी के लेखक, गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले थे। ज्योतिबा फूले थे, जिन्होंने दलित शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। दलित शिक्षा, गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले ने दलित शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। दलित शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। ठीक है,
दलित शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। बड़े स्तर में पढ़िएगा, महाराष्ट्र में कुणबी किसान था और कुणबी किसान का आवाज उठाने वाला सबसे पहला लीडर सोसाइटी में ज्योतिबा फुले को ही माना जाता है। ठीक है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पश्चिम भारत में विरोध करने वाला पहला यदि कोई व्यक्ति था तो ज्योतिबा फुले ही था। ठीक है कि नहीं? तो ये इन सबको ध्यान रखिएगा। कालांतर में दलित सुधार के दिशा में आत्मसम्मान आंदोलन पेरियार का और नव बौद्धवाद के समर्थक अंबेडकर को भला कैसे आप भुला देंगे। तो लिखेंगे दलित सुधार के क्षेत्र में आत्मसम्मान आंदोलन 1920, आत्मसम्मान आंदोलन 1920 तमिलनाडु, आत्मसम्मान आंदोलन 1920 तमिलनाडु, आत्मसम्मान आंदोलन 1920 तमिलनाडु, तमिलनाडु रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में चलाया गया। रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में 1920 के दशक में चलाया गया 1920 के दशक में चलाया गया। कालांतर में नव बौद्धवाद के प्रतिपादक, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक अंबेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की नींव रखी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास मिशन की नींव रखी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास मिशन की नींव किसने रखी? हरिजन सेवक संघ कौन बनाया था? महात्मा गांधी। तो लिख देंगे हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी ने बनाया 1932 में। हरिजन सेवक संघ 1932 में महात्मा गांधी ने बनाया। 1932 में महात्मा गांधी ने बनाया। 1932 में किसने बनाया? आप लोग को बताए थे दास प्रथा, गुलामी प्रथा के विरोध में एलन बरो के समय में 1843 में रेगुलेशन 5 के द्वारा हमने गुलामी प्रथा को समाप्त कर दिया था। वो भी एक तरह का सामाजिक धार्मिक जो कुप्रथा थी उस दिशा में प्रयास सब पढ़ा भी चुके थे जब हम सामाजिक धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक नीति पढ़ा रहे थे। इस क्रम में लास्ट है आपका, और वो है मुस्लिम धर्म सुधार के पिता और पारसी धर्म सुधार। इसी 2-3 को तो तथ्यों को लिख लेंगे, आपकी काम तमाम हो जाएगी। लिख देंगे अति महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम धर्म सुधार के प्रणेता सैयद अहमद खान थे। सैयद अहमद खान थे जिन्होंने 1864 में 1864 नहीं लिखो 63 लिखो 63 में साइंटिफिक सोसाइटी की नींव रखी। साइंटिफिक सोसाइटी की नींव रखी। साइंटिफिक सोसाइटी की नींव रखी। ठीक है, और 1875 में अलीगढ़ में मोहनडम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल खोला।
मोहंडम, मोहंडम एंग्लो ओरिएंटल, एंग्लो मतलब अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था, एंग्लो ओरिएंटल स्कूल खोला। एंग्लो ओरिएंटल स्कूल खोला और यही स्कूल कालांतर में अलीगढ़ विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। यही इनका योगदान था। इन्होंने पहली बार यह माना कि अंग्रेजी शिक्षा को मुसलमान को दूर नहीं रहना चाहिए। अंग्रेजी शिक्षा से, अंग्रेजी शिक्षा को अपनाएंगे तो विश्व की मुख्य धारा के साथ वो कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकते हैं। ये पहले ऐसे मुस्लिम नेता थे जिन्होंने इस बात को स्वीकारा। ठीक है कि नहीं? ये काफी महत्वपूर्ण थे। और आज के अंतिम तथ्य में है 1851 में पारसी धर्म सुधार आंदोलन, रहनुमाई माजदा सभा, जिसके संस्थापक फरदौन जी, बंगाली जी और नेहरू थे। बस तो लिखेंगे याद रहे कि 1851 में फरदौन जी, बंगाली जी, फरदौन जी, फरदौन जी, बंगाली जी, फरदौन जी, फरदौन जी, बंगाली जी, नेरोजी, सब में जी लगा दो। नेरोजी ने रहनुमाई माजदा सभा, रहनुमाई माजदा सभा, रहनुमाई माजदा सभा, रहनुमाई माजदा सभा की नींव रखी। रहनुमाई माजदा सभा की नींव रखी और स्त्री शिक्षा पे बल दिया और स्त्री शिक्षा पे बल दिया और स्त्री शिक्षा पर बल दिया। किसने? रहनुमाई माजदा सभा ने। बस, क्योंकि सिख आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन में आप पढ़ते हैं, जब अकाली आंदोलन, जब असहयोग पढ़ाएंगे तो अकाली आंदोलन की चर्चा होगी। और इसीलिए यहां तक इन बिंदुओं को हम गोपाल कृष्ण गोखले के भारत सेवक समाज को पूर्व में भी देखे हैं, भविष्य में भी देखेंगे। लगभग सभी महत्वपूर्ण तथ्य और अवधारणा से आपको मैंने परिचय करा दिया है। अब अगली कक्षा हमारी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई है, जिसमें हम कांग्रेस के स्थापना के पूर्ववर्ती संगठन और कांग्रेस के स्थापना को उदारवादी चरण में देखेंगे। और दूसरे चरण में, मतलब यदि देखा जाए तो 4 से 5 कक्षा, ठीक है कि नहीं? दिमाग खराब मेरा हो गया तो 2 से 3 कक्षा, 8 बजे शुरू करेंगे, 12-1 बजे तक पढ़ाएंगे। तो 10 घंटा का काम है जो शेष बचा है। इसलिए इतिहास अब अंतिम प्रक्रिया में प्रवेश कर गया है। आपसे भगवान के लिए भगवान का ही उदाहरण दिए हैं, ठीक है कि नहीं? कि निवेदन है कि समय रहते याद कर लीजिए तो बड़ा आदमी बन जाइएगा, नहीं तो मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। अगली कक्षा जब मेरी होगी तो ऑलरेडी आप लोग को सूचना मिल जाती है। तब तक के लिए टेक रेस्ट, गुड डे, थैंक यू वेरी मच।